हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अध्याय 2615 बाउंडलेस फियर। एक तलवार क्षेत्र स्वॉर्ड डोमेन के भीतर ज़ांग यी की सांसें पत्थर की तरह स्थिर रही। उन्होंने उस टिपिंग पॉइंट को महसूस किया। वो उस ऊर्जा की सीमा है जिसे बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन सहन कर सकता है। ये लगभग वही समय होगा। ज़ांग यी धीरे से बुदबुदाए। रिंग का हमला थोड़ा धीमा होना शुरू हो गया है। मॉड्यूल के भीतर का एनर्जी पूल एक हाई लोड स्टेट में प्रवेश कर चुका है और कोर के निशान लगातार चेतावनी वाली लाइटें, वार्निंग लाइट्स, जला रहे हैं। इसके विपरीत उनके नेदरवर्ल्ड स्पेस और वॉइड बाथरोब, एटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड और बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन ने एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ी, लगभग बेकाबू ऊर्जा वृद्धि, एनर्जी सर्ज जमा कर ली है। एक और कदम और ये नियंत्रण से बाहर हो जाता। इसलिए ज़ांग यी ने अब और इंतजार करने की योजना नहीं बनाई। ज़ांग यी ने धीरे धीरे अपनी लंबी तलवार उठाई जिसकी नोक सीधे दाओ रिंग की ओर थी। बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन के भीतर की सभी नीली तलवारें एक पल के लिए रुक गई। अगले ही सेकंड ऊर्जा तलवारों की सारी रोशनी बुझ गई जो शुद्ध अंधकार में बदल गई, जिसे दूर खींच लिया गया और वो डोमेन के कोर की ओर पागलों की तरह ढह गई। नेदरवर्ल्ड की शक्ति उमड़ पड़ी। टैक्सू बेथिंग रोप सिकुड़ गया और दाओ रिंग द्वारा छोड़ी गई सभी हवा, आग, बिजली, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और स्थान को चीर दिया गया और जबरन इतिहास से खींच लिया गया, जिनमें से सभी को उस एक बिंदु में डाल दिया गया। वो बिंदु ज़ांग यी के सिर के ऊपर धीरे धीरे खुला। एक काला सूरज। वहां कोई चमक नहीं थी, केवल एक अत्यधिक अंधकार था जो सब कुछ निगल रहा था। इसके अस्तित्व मात्र से पृथ्वी के रंग ढह गए, आवाजें मिट गई और समय एक पल के लिए स्थिर सा लगा। ईशनिंदा का पाप, द सिन ऑफ ब्लास्फेमी। ये दुश्मन की शक्ति, अपनी शक्ति, नेदरवर्ल्ड के उद्गम और इस ब्रह्मांड के काले पक्ष को मिलाकर बनाया गया अंतिम निर्णय है। ये ऐसा था जैसे निर्माता द्वारा बनाई गई इस दुनिया पर अचानक एक विनाशकारी मोहर दिखाई दी जिसने खुद पेंटिंग को ही नकार दिया। तियनडाओ रिंग के पूरे मॉड्यूल के अलार्म बेतहाशा बजने लगे और 18 गोलों की रोशनी लगभग फटने वाली थी। इसने उन्हें बेअसर करने के लिए बेतहाशा तूफान छोड़े, आग जलाई, बिजली फेंकी और काले सूरज को दूर धकेलने के लिए स्थान को विकृत किया। ये सब बेमतलब है। काला सूरज धीरे धीरे नीचे उतरा, तेज नहीं बल्कि एक अदम्य पूर्ण इच्छा के साथ। जिस क्षण ये तलवार क्षेत्र में दाओ रिंग के साथ पूरी तरह से ओवरलैप हुआ, बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन के भीतर की पूरी दुनिया मानो किसी किताब के पन्नों से फटी हुई लगी। न कोई जोरदार धमाका हुआ, न आसमान में उठती लपटें। उस क्षण सारी रोशनी निगल ली गई। उस क्षण सभी तत्व शून्य पर रीसेट हो गए। उस क्षण सभी संरचनाएं मिटा दी गई। फिर एक देर से आई दबी हुई गड़गड़ाहट हुई, जैसे पूरे ग्रह के हृदय पर किसी भारी हथौड़े से वार किया गया हो, जो दूर की गहराई से आ रही थी। बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन की नीली तलवार की दीवार ऊपर से नीचे तक ढह गई, जो धूसर सफेद आसमान के नीचे बहने वाले प्रकाश के कणों में बदल गई। खोखला केंद्र अब केवल एक पूरी तरह से समतल स्थान था, जहां धातु का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। टाइनटोंग रिंग पूरी तरह से गायब हो गया है। अब कोई मॉड्यूल नहीं है, कोई सामग्री नहीं है और कोई अवशेष नहीं है जिसे ऊर्जा कोर द्वारा उठाकर फिर से जोड़ा जा सके। ज़ांग यी उस शून्य में खड़े रहे। उनका टैक्सू बाथरोब एक धुंधली परछाई में सिमट गया और स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट धीरे धीरे अपनी म्यान में वापस आ गई। पेड़ों के बीच हवा का एक झोंका उठा और दूर फिर से पीली रेत खिसकने लगी, जैसे एक पल की झिझक के बाद दुनिया फिर से घूमने लगी हो। यहां तक कि ज़ांग यी को भी इस चाल का उपयोग करते समय सावधान रहना पड़ा, क्योंकि ये हमला तटस्थ नहीं था,
और इसके लिए उन्हें ऊर्जा के प्रभाव को झेलने की आवश्यकता थी। सौभाग्य से यह दुश्मन को 1000 घायल करने और अपना सौ खोने जैसा मामला था, क्योंकि उनका तैक्सू बाथ रोब इस शक्ति को सोखने में सक्षम था। दाओ रिंग ज़ांग यी द्वारा पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया था और बिखरे हुए अवशेषों के बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल प्रमुखता से दिखाई दिया। ये एक महीन क्रिस्टल प्लेट का हिस्सा लगता है, जिसकी सतह पर निशान है जो इसे अन्य वस्तुओं में फिट होने की अनुमति देते हैं। ज़ांग यी ने टूटी हुई अंगूठी से विशेष क्रिस्टल टुकड़ा उठाया। इसकी सतह से एक हल्की चमक निकल रही थी। इसे करीब से देखने के बाद ज़ांग यी ने पाया कि इसके किनारों पर एक जिक्सॉ पजल जैसी संरचना थी, जो बताती है कि यह किसी प्रकार की जटिल संरचना का हिस्सा था। ऐसा लगता है कि जब तीनों प्रमुख टुकड़ों को मिलाया जाएगा, तभी वे टावर ऑफ ट्रायल्स को खोलने की असली चाबी बन पाएंगे। ज़ांग यी ने धीरे से खुद से कहा। नष्ट किया गया दाओ रिंग बिखर गया, फिर भी पुनर्जीवित होने की एक धुंधली आभा दे रहा था, जैसे कोई प्राचीन शक्ति चुपचाप जाग रही हो। ज़ांग यी वहां रुके नहीं। उन्होंने इसे सीधे अपने वैकल्पिक आयाम, ऑल्टरनेट डायमेंशन, में एक विशेष डिब्बे में रख दिया। ये चीज शायद हमारी सोच से ज्यादा जटिल है, ज़ांग यी ने बुदबुदाते हुए कहा। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। हालांकि टाइंटोंग रिंग के टुकड़े बेकार लगते हैं, लेकिन वे बेहद खास हैं और भविष्य में किसी मोड़ पर अप्रत्याशित परिणाम ला सकते हैं। जब वो समूह में लौटे तो फ्रीमैन और यांग शिनशिन लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ज़ांग यी की आंखों में रहस्य का संकेत देखकर यांग शिनशिन ने चिंता के साथ पूछा, भाई ज़ांग यी, क्या आप ठीक हैं? नहीं, ये मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, ज़ांग यी ने लापरवाही से जवाब दिया। ये कहने के बाद उनकी नजर लू केरान पर पड़ी, जो यांग शिनशिन के बगल में खड़ी थी, और उन्होंने आगे कहा, लेकिन मुझे लगता है कि सैंड रेडर्स सभ्यता की मैकेनिकल टर्मिनल टेक्नोलॉजी बहुत दिलचस्प है और सावधानी से अध्ययन करने लायक है। आपका मतलब इसकी युद्ध पद्धति से है, जो मैकेनिकल टर्मिनल से जुड़ सकती है? लू केरान की आंखों में गहरी दिलचस्पी चमकी। वो वास्तव में बहुत अनोखी है और इसमें कुछ अनछुए पोटेंशियल हो सकते हैं। यांग शिनशिन ने यह सुनकर थोड़ा माथा सिकोड़ा। उन्हें धुंधला सा आभास हुआ कि यह तकनीक साधारण नहीं थी। भाई ज़ांग यी, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हो सकता है। सैंड रेडर सभ्यता की यह तकनीक सिर्फ लड़ने के लिए नहीं हो सकती। मुझे भी ऐसा ही लगता है, ज़ांग यी ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो। पहले केरान को कुछ शोध करने दो, शायद हमें और सुराग मिल सके। बोलने के बाद उन्होंने फ्रीमैन की ओर मुड़कर कहा, रास्ता दिखाओ। चलिए दूसरे गार्डियन को ढूंढते हैं। इन गार्डियंस की लड़ने की शैली को समझने के बाद अब वे उन सभी को एक ही बार में खत्म करने की योजना बना रहे हैं। फिर टावर ऑफ ट्रायम्फ के क्षेत्र में प्रवेश करके सैंड रेडर सभ्यता के सच्चे रहस्यों को खोजेंगे। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आएं। फ्रीमैन की स्क्रीन पर एक उत्साहित मुस्कान दिखाई दी। इस बार समूह को लगभग कोई बाधा नहीं मिली और वे सफलतापूर्वक अपने गंतव्य पर पहुंच गए। शहर के किनारे पर स्थित एक विशाल समुद्री क्षेत्र। समुद्र नीले रंग का था, रोशनी से जगमगा रहा था और हवा एक रहस्यमय वातावरण से भरी थी। अचानक ज़ांग यी की नजर बाज की तरह दूर तक गई, जहां समुद्र पर प्रकाश का एक विशाल गोला तैर रहा था, जिससे एक भयानक चमक निकल रही थी। यह क्षितिज पर मौजूद कृत्रिम सूर्य का पूरक है, जिससे यह कृत्रिम सूर्य के लघु संस्करण जैसा दिखता है। समुद्र की सतह पर इसका हिलना, ऊपर नीचे होना, जबकि आसपास का समुद्र बिना किसी लहर के शांत बना रहा, अपने आप में डरावना था। यही है, फ्रीमैन ने कहा। उसकी आंखों में गंभीरता की एक झलक चमकी। गार्डियन ऑफ द सी, द बाउंडलेस सीयर। ज़ांग यी ने उसे देखा और पूछा, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम जानते हो कि इसका कार्य क्या है? लेकिन यह शायद एक बेकार सवाल है ना? फ्रीमैन अजीब तरह से हंसा। खैर, आप जानते हैं, मैंने अपना भौतिक शरीर भी छोड़ दिया है, इसलिए मेरे लिए जीवित रहना
और यांत्रिक रूप में जानकारी जुटाना आसान नहीं है। अध्याय 2616 बाउंडलेस फियर 2। बाउंडलेस सीयर समुद्र की सतह पर चुपचाप तैर रहा था, मानो उसे ज़ांग यी और अन्य लोगों के आने का पता ही न चला हो। ज़ांग यी ने सामने दर्पण जैसे समुद्र पर नजर डाली और दूसरों को दूर रहने का इशारा किया। इस बीच उन्होंने खुद स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट एंड इटर्निटी संभाली और अपने शरीर की रक्षा टैक्सू बाथरोब से की। उनकी बाई आंख में एक पुराना पेंडुलम, घड़ी का कांटा, दिखाई दिया और भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता, सेकेंड हैंड ऑफ टाइम, एक ही समय में सक्रिय हो गई। जैसे ही ज़ांग यी ने समुद्र में कदम रखा, उन्हें अचानक अपने चारों ओर एक दबाव महसूस हुआ, मानो आसमान किसी अदृश्य बंधन से ढका हो। बाउंडलेस सीयर उनके सामने खड़ा था। जिस क्षण ज़ांग यी समुद्र में दिखाई दिए, उसमें अचानक एक बड़ा बदलाव आया जो पहले निर्जीव लग रहा था। डिंग डिंग डिंग, मूल रूप से सिर्फ एक विशाल धातु का गोला, जिसकी सतह पर अचानक अनगिनत छेद खुल गए जो आंखों की तरह लग रहे थे। अनगिनत आंखें हल्की सी झपकी, जिनमें तागझांग की ठंडी उदासीनता और निगलने की इच्छा भरी थी। हर दिशा में सब कुछ, उसके आसपास की हर चीज उसकी आंखों के सामने उजागर है। ज़ांग यी खुद को एक घनी भीड़ द्वारा घूरता हुआ महसूस कर सकते थे, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। यहां तक कि ट्राइपोफोबिया, छेदों से डर वाले लोग भी विचलित हो जाते। वो व्यावहारिक रूप से झंग हा की तरह तेज नजर वाला है। मुझे देखने दो कि तुम, समुद्र के रक्षक, क्या क्षमताएं रखते हो। ज़ांग यी खुद से बुदबुदाए। उनकी उंगलियां एटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड की मूठ को हल्के से छू रही थी, जिससे ब्लेड से निकलने वाले ठंडे कंपन को महसूस किया जा सके। इस बार उन्होंने स्थिर रहने और प्रतिद्वंद्वी की क्षमता के पहले सक्रिय होने का इंतजार करने का विकल्प चुना। टैक्सू बाथरोब पहने हुए उनके शरीर के चारों ओर सितारों की धुंध और आभा ने एक स्पष्ट रक्षात्मक रेखा बनाई, जबकि साथ ही साथ सेकेंड हैंड ऑफ टाइम को सक्रिय किया। इस क्षण समय का बीतना सूक्ष्म परिवर्तनों से गुजरता हुआ लगता है। ज़ांग यी की नजर धीरे धीरे गहरी होती गई, जिससे टाइमलाइन में दरारें और भविष्य के क्षणों की झलकियां दिखाई देने लगी। भविष्य का हर फ्लैशबैक आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को तेज करता है। हालांकि उसी क्षण समुद्र की हवा भारी और विकृत होने लगी। ज़ांग यी को एक अदम्य शक्ति ने अचानक बाउंडलेस सीयर के दायरे में खींच लिया। इसके तुरंत बाद पूरी दुनिया से सारे रंग छिन गए और वो गहरे अंधेरे में डूब गई। बाउंडलेस सीयर की क्षमता, 7 इमोशंस एंड 6 डिजायर्स, 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं। ये अत्यंत शक्तिशाली डोमेन क्षमता किसी व्यक्ति की भावनाओं और मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित कर सकती है, जिससे सीधे आंतरिक आत्महत्या तंत्र, सुइसाइड मैकेनिज्म, सक्रिय हो जाता है। ज़ांग यी ने अपने शरीर में एक अंतहीन हताशा फैलती हुई महसूस की। उनकी सांसें तेज हो गई और उनका दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे भारी दबाव से दबाया जा रहा हो, मानो हर धड़कन उनके लिए मौत का संकेत हो। मैंने देखा। ज़ांग यी की आंखों में भ्रम की एक झलक आई, जिसके बाद उनके विचारों में अचानक तेजी आई। उन्होंने अपना भविष्य देखा। स्टेशन खंडहर में है और उनके आसपास हर कोई गिर चुका है। जिस व्यक्ति से मैं सबसे अधिक प्यार करता हूं, वो मेरे बगल में सबसे क्रूर तरीके से मर गया। उन्होंने अपनी स्त्री को सींख, स्क्यूअर्स बनते देखा, एलियंस को अंकल यू की लाश को खाते देखा और फैटी जू की नाभि में आग लगाकर उन्हें आकाश लालटेन, स्काई लैंटर्न की तरह छोड़े जाते देखा। उन्होंने देखा कि जिस आदर्श किले को बनाने में उन्होंने लगभग 6 साल बिताए थे, वो आसानी से चकनाचूर हो गया। उन्होंने देखा कि इन वर्षों में उन्होंने इस दुनिया में जो कुछ भी जमा किया था, वो शून्यता में विलीन हो गया। हुआक्सू साम्राज्य की झुलसी हुई जमीन पर खड़े होकर मुझे केवल सूरज को ढकने वाला अंधेरा महसूस हुआ। जब मैंने फिर से ऊपर देखा तो मुझे एक चेहरा दिखाई दिया
जो कुछ हद तक जाना पहचाना था, फिर भी अजीब तरह से अनजाना था। लालच का पाप, मैमन का चेहरा, बिल्कुल उसी दृश्य की तरह जब उसने आक्रमण के दौरान हेवनली पैलेस को फाड़ दिया था। इस बार वो पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया है। वो विशाल और काला है, और आप केवल एक विशाल मुंह देख सकते हैं जो चेहरे के अधिकांश हिस्से को घेरे हुए है। फेंग्स, नुकीले दांत दिखाते हुए खुल रहा है और जोर से नीचे की ओर काट रहा है। प्रलयकारी विनाश के बीच पूरा ब्रह्मांड ढह गया और सारी आशा शून्यता में गायब हो गई। इस बाउंडलेस सीयर में सारी सुंदरता, प्रकाश और आशा अंतहीन अंधेरे में समा जाती है। अचानक अंतहीन अंधेरे में शुद्ध प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। उस व्यक्ति का चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। ज़ांग यी एक पल के लिए रुके और फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो कौन है। ज़ांग यी ने खुद को दर्पण की छवि में देखा। सटीक रूप से कहें तो ये ईथर से सफेद रोशनी से बना एक ज़ांग यी है। उस तरह का अत्यंत भ्रामक अस्तित्व उदासीनता और खालीपन से भरा है। भ्रामक ज़ांग यी धीरे से बोला। उसकी आवाज एक दूर के स्थान से गूंज रही थी। हार मान लो, ये सब छोड़ दो। जिस शक्ति का तुम पीछा करते हो वो सब कुछ भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। तुम कभी भी भविष्य को बदलने में सक्षम नहीं होगे। केवल हार मान लेने से ही तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। ईथर की ओर लौट जाओ और तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। यहां मृत्यु होगी, दर्द होगा, अलगाव होगा। वहां कोई धोखा नहीं, कोई विश्वासघात नहीं, केवल प्रेम और अनंत काल है। ज़ांग यी का शरीर थोड़ा कांप उठा और उनकी आंखें तुरंत दृढ़ हो गई। चाहे ये छवि कितनी भी वास्तविक क्यों न हो, मैंने पहले ही बहुत अधिक पाखंड और धोखा देखा है। ज़ांग यी हंसे और ईथरिक सफेद रोशनी से बने उस झूठे सवा सेल्फ की ओर देखा। जैसा कि कहा जाता है, गरीब आधी रात को गरीब होता है और अमीर भोर में अमीर होता है। मैं ज़ांग यी बड़े उतार चढ़ाव के लिए बना हूं। चूंकि ऐसा ही है तो मैं बस चमक के एक पल की तलाश करूंगा। अनंत काल के पीछे क्यों भागना? भले ही मैं मर जाऊं और अंत में मेरी आत्मा नष्ट हो जाए, फिर भी मैं एक भरपूर जीवन जीऊंगा। वो आवाज शक्ति से भरी थी, एक प्रकार की अडिग इच्छा जो अंतहीन अंधेरे में जल रही थी, झूठी इच्छा को चुनौती दे रही थी। जैसे ही वे शब्द निकले, ज़ांग यी का दिल एक अवर्णनीय शक्ति से फट गया। इल्यूजन की सफेद रोशनी फीकी पड़ने लगी और भ्रामक ज़ांग यी धीरे धीरे शून्यता में गायब हो गया। इस जगह पर ऐसा लगा जैसे एक सदी बीत गई हो, लेकिन वास्तव में ये केवल एक क्षण के लिए रहता है। ज़ांग यी का चेहरा भावहीन रहा, लेकिन उन्होंने अनजाने में अपनी छाती ढक ली। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। भले ही मुझे पता है कि ये नकली है, फिर भी वास्तविकता का एहसास मुझे बहुत असहज महसूस कराता है। यदि ज़ांग यी ने पहले से ही दूसरे पक्ष के नेदरवर्ल्ड डोमेन को देखने के लिए सेकेंड हैंड ऑफ टाइम का उपयोग नहीं किया होता और खुद को सचेत नहीं किया होता, तो शायद उन्हें इतना दर्द होता कि उनका हृदय फट जाता। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मेरे नियंत्रण से बच सकते हो? बाउंडलेस सीयर की आवाज रसातल से आने वाली एक ठंडी हंसी की तरह थी। इसकी 1,00,000 आंखें अंतहीन अंधेरे में गुस्से से घूर रही थी। हालांकि ज़ांग यी की इच्छा शक्ति और मजबूत हो गई। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा, क्योंकि उन्होंने अपनी हताशा को दबा दिया और उसे ताकत में बदल दिया। चूंकि हम बच नहीं सकते, हमें इसका सामना करना चाहिए और इन सभी झूठे बंधनों से मुक्त होना चाहिए। जैसे ही चेतना जागी, ज़ांग यी ने अपने हाथ में एटर्नल स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट घुमाई। ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।